सगीर ने तो आईएसआई पर अपना मुकम्मल एतमाद जमा दिया था। आईएसआई में ऐसे मंजे हुए तजुर्बाकार अफसर मौजूद थे जो चेहरे का तासुर देखकर बता सकते थे कि इस शख्स का दिल साफ है या अभी तक फरेबकारी की सोच रहा है। सगीर को उन्होंने पाक और साफ करार दे दिया था। सगीर को बता दिया गया था कि लूसी की बैकग्राउंड क्या है और इसने इकबाली बयान दे दिया है। सगीर को ये काम सौंपा गया कि वो लूसी के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किए रखे कि वो यहाँ गैरियत और अजनबियत महसूस न करे और ऐसा सोच भी ना सके कि उस्मान के कोर्ट मार्शल में जाकर अपने बयान से मुनहरिफ हो जाए। सगीर इस बात को नहायत अच्छी तरह समझता था कि ऐसा रवैया किस तरह इख्तियार किया जाता है और किस तरह दूसरों के जहन पर कब्जा किया जाता है। सगीर की तो जैसे रूह बेदार हो गई, इस पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती कि कभी वक़्त बेवक़्त किबला रुख खड़ा हो जाता और दो चार नफल पढ़कर अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाता, गिड़गिड़ाता और गुनाहों की बख्शिश मांगता था। ऐसी कैफियत किसी खुशकिस्मत को ही हासिल होती है। इसमें कोई शक नहीं कि सगीर के दिल और जहन में पाकिस्तान की बेपनाह मोहब्बत पैदा हो गई। लेकिन जब से वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ, ऐसा कई बार हुआ कि रात इसका वो भाई ख्वाब में आया जो सगीर के किए हुए धमाकों में मारा गया। अगर सगीर बम रख कर कहीं करीब ही खड़ा होता तो इसे अपना भाई नजर आ जाता और वो दौड़कर भाई को किसी बहाने वहाँ से दूर ले जाता। मगर सगीर ने ये बम बहुत दूर जाकर रिमोट कंट्रोल से चलाया था। भाई इसे ख्वाब में इस तरह नजर आता कि चुपचाप खड़ा सगीर को देखता रहता। सगीर के करीब से इस तरह गुजर जाता जैसे जानता पहचानता ही ना हो। फिर यूँ होने लगा कि सगीर ने ख्वाब में भाई को देखा और इसकी तरफ लपका के इसे गले लगा ले और इससे रो रो कर माफ़ी मांगे। लेकिन जो ही वो लपका इसकी आंखें खुल गईं और फिर इसकी जज्बाती हालत ऐसी हुई कि वो कुछ देर रोता ही रहा। अब सगीर अपने इस भाई की रूह को राज़ी करने के लिए जतन कर रहा था। इसके पास गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए यही एक ज़रिया था कि पाकिस्तान के इन दुश्मनों को गिरफ्तार करवा दे। अब इसे ये बताया गया कि लूसी ने इकबाली बयान दे दिया है और वो लूसी को अपनी निगरानी में रखे और इसे भटकने न दे। तो सगीर को बहुत ही खुशी हुई और इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसकी ज़ाते बारी ने उसकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा ही पुरअसर ज़रिया पैदा कर दिया था। लूसी पहले दिन रिहायशी कमरे में आई तो इसने देखा कि कमरे में जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है वहाँ इसके लिए कपड़ों का एक नया जोड़ा भी रखा हुआ है। एक बटमैन अर्दली भी साथ आया है। इसने लूसी को बताया कि वो यहाँ से चौथे कमरे में मौजूद रहेगा और जब इसे ज़रूरत पड़े वो संतरी को कहकर इसे बुला ले। लूसी आईएसआई के इस इंतज़ाम से और इखलाक से बहुत मुतासिर हुई। कुछ देर बाद वो वैसे ही बरामदे में निकली तो साथ वाले कमरे से सगीर बाहर आया। सगीर एक दिन पहले इस कमरे में शिफ्ट हो गया था। लूसी ने सगीर को देखा तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। सगीर इसके करीब आ गया। मैंने तुम्हें बाहर महिंदर आहूजा की कोठी में एक दो मरतबा देखा था, लूसी ने सगीर से कहा, और उस रोज़ तुम्हें बहुत ही बुरी हालत में हथकड़ियों में बंधा हुआ देखा है। तुम्हारी हालत बता रही थी कि तुम्हें बहुत ही टॉर्चर किया गया है। अब मालूम होता है कि तुमने इकबाली बयान दे दिया है। तुम नॉर्मल हालत में दिखाई दे रहे हो। सगीर के होंठों पर तबस्सुम आ गया। उसने लूसी को कमरे में चलने का इशारा किया। दोनों लूसी के कमरे में जाकर बैठ गए। पहले तो लूसी ने सगीर के चेहरे को बड़ी गौर और दिलचस्पी से देखा और फिर इसकी निगाहें सगीर के सरापे पर फिर गईं और इसके चेहरे पर जा रुकीं। सगीर और लूसी तकरीबन हम उम्र थे और ये आलम शबाब की उम्र थी। लूसी तो हसीन थी ही, लेकिन सगीर भी कुछ कम न था। खूबरू था और जिस्म की साख्त के लिहाज से तो और ज़्यादा अच्छा लगता था। कद खुलता था और जिस्म ना फरबा ना दुबला और वह आजकल के नौजवानों की तरह पिस्ता कद न था। इसकी ज़ुबान में चाशनी ऐसी कि तलिस्म तारी कर देती। क्या तुम्हें वादा माफ गवाह बना लिया गया है? लूसी ने सगीर से पूछा। नहीं लूसी, सगीर ने बड़े प्यारे से अंदाज में जवाब दिया। वादा माफ गवाह सिर्फ एक होता है और वह तुम हो। मैं खुद यहाँ वादा माफ गवाह बनकर आया था और मेरी ये हैसियत तस्लीम कर ली गई है, लेकिन वादा माफ गवाह तुम्हें बनाया गया है। मैं अब सिर्फ गवाह हूँ और तुम मुझे मौके का गवाह, जिसे ऐनी शाहिद कहते हैं, समझ लो और ये भी यकीन कर लो कि तुम मेरे साथ हर बात कर सकती हो और तुम्हें करनी चाहिए। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि मैं तुम्हारी रिंग का मेंबर हूँ। तुम शायद पाकिस्तानी हो, लूसी ने कहा। हाँ लूसी, सगीर ने कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुसलमान नहीं हो और सरहद पार की रहने वाली हो। तुम्हें इतना टॉर्चर क्यों किया गया था? लूसी ने पूछा। तुमसे तो चला भी नहीं जाता था। वो सब नाटक था लूसी, सगीर ने कहा। वो मेरी एक्टिंग थी। मेजर उस्मान को शनाख्त करना था और दूसरे मुल्जिमों को भी देखना था। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मुन्नी और सुरेश कुमार को देखकर हुई। ये मैं बाद में बताऊंगा कि इन्हें देखकर मैं क्यों ज़्यादा खुश हुआ था। तुमने अच्छा किया कि अपना आप आईएसआई के हवाले कर दिया। कुछ देर इन दोनों के दरमियान रस्मी सी बातें होती रहीं। लूसी के बोलने का अंदाज़ और बोलते चुप हो जाने और सोच में खो जाने का रवैया साहब बता रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है लेकिन झिझक रही है।
कि ऐसी बात जुबान पर लाए या न लाए। लूसी सगीर ने कहा, हम दोनों फरेबकार हैं, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है और फिर कई सालों से हम फरेबकारियों का इर्तिकाब करते चले आए हैं। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि इस फरेबकारी को अपनी फितरत में शामिल न करो। आओ हम दोनों एक दूसरे को एतमाद में ले लें, हो सकता है मैं तुम्हारी किसी काम आ जाऊं। तुम इस सूरत हाल में अपनी किसी आदमी की गलती और बेहतियाती की वजह से आन फंसी हो, लेकिन मैंने अपने लिए ये सूरत हाल खुद पैदा की है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम पर अपना आप जाहिर कर दूं और तुम्हें बताऊं कि मैं कहाँ से चला था, कहाँ तक पहुँचा दिया गया और फिर मैंने वापसी का सफ़र किस तरह इख्तियार किया। ये कहानी तुम्हारे लिए बहुत दिलचस्प होगी। मेरा मतलब ये है कि आओ अब हकीकत की बातें करें। मैं खुद चाहती हूँ कि अब हकीकत की ही बातें हों, लूसी ने कहा, लेकिन मुझे एक ऐसी हकीकत से सामना है जो मुझे बहुत ही बुरे अंजाम को पहुंचाएगी। तुम पाकिस्तानी हो, ये केस ख़त्म होने के बाद तुम यहीं रह जाओगे और अपने घर चले जाओगे। मुझे तो यहाँ कोई रहने नहीं देगा। मुझे पहले ही बता दिया गया है कि केस के बाद मैं सरहद से निकाल दी जाऊंगी और अगर इन लोगों ने मुझ पर रहम किया तो इंडिया के सफ़ीर के हवाले कर देंगे। मैं जो ही इंडिया पहुंचूंगी मुझे वहाँ की इंटेलिजेंस कत्ल करवा देगी। पाकिस्तान में तो मुझे कोई पनाह देने वाला नहीं। सगीर को मालूम था कि लूसी को पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा और इसे यह भी मालूम था कि इंडिया जाते इसके साथ क्या सलूक होगा। इसका कोई इलाज सगीर के पास नहीं था। फिर भी इसने लूसी को झूठी तसल्लियाँ दी और कहा कि अभी वो इस मसले को जहन पर सवार न रहने दे। हम मुसलमान हैं, सगीर ने कहा, हमें जिस मसले का हल नज़र ना आए वो हम अपने अल्लाह पर छोड़ दिया करते हैं। शर्त यही है कि नीयत नेक हो, दिल में बदनीयती और खबासत रखो तो फिर अल्लाह कोई मदद नहीं करता। मैं मुसलमान हो जाना चाहती हूँ, लूसी ने कहा, क्या कोई मुसलमान मुझे कबूल कर लेगा? मैं पनाह ढूंढ रही हूँ। हाँ, लूसी, सगीर ने कहा, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि तुम्हें पाकिस्तान में रहने की इजाज़त मिल जाएगी या नहीं। मैं ये वादा कर सकता हूँ कि पूरी कोशिश करूँगा कि ISI के डायरेक्टर जनरल के ज़रिए ये इजाज़त तुम्हें दिलवा दूँ। एक काम करो लूसी, अभी इस मसले को जहन से उतार दो, मेरी कहानी सुनो। सगीर ने अपनी जो रोदात डायरेक्टर जनरल को सुनाई थी वो लूसी को सुना डाली। पूरी तफसील से सुनाया कि इसने इंडियन इंटेलिजेंस से अलग हो जाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन मुन्नी और सुरेश कुमार ने इस पर नशा तारी करके हकीकत की दुनिया से निकाला और फिर ख्वाब ख्याल और गुनाहों की दुनिया में ले गए। फिर जिस तरह इसे डॉक्टर रशीद ने अम्बाला के मिलिट्री अस्पताल से फ़रार करवाया था वो तफसील से बताया, खालदा का जिक्र किया और फिर अपने इस कठिन पुरखतर और सनसनीखेज़ सफ़र का जिक्र तो और ही ज़्यादा तफसील से किया जो इसने अम्बाला से फ़रार के बाद पाकिस्तान की सरहद तक किया था। लूसी गुमसुम इसकी ये दास्तान सुनती रही। तुम्हारी हर बात मान ली है, लूसी ने कहा, लेकिन यह नहीं मान सकती कि तुमने इस जवान लड़की के साथ कोई बुरी हरकत नहीं की थी। दूर जंगल हो, तन्हाई हो और देखने वाला कोई ना हो और लड़की अपना आप पेश कर रही हो तो कोई मर्द अपने आप पर काबू नहीं रख सकता। मैंने अपने आप को काबू में रखा था, सगीर ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो लड़की बदसूरत होगी, लूसी ने कहा, लेकिन तुम कहते हो कि वो तो बहुत खूबसूरत लड़की थी। फिर तुम अपनी मर्दानगी खो बैठे हो गए, जिसकी वजह से सिर्फ ये है कि तुम बहुत ही खौफजदा थे। ये बात भी नहीं लूसी, सगीर ने कहा, मर्दानगी न कहो, हैवानियत कहो। मेरी मर्दानगी कायम थी और ये मेरी मर्दानगी का ही करिश्मा था कि मैंने हैवानियत पर काबू पा लिया था। मैंने अपने आप को एक बड़ी सख्त इम्तिहान में डाल दिया था। तुम ये समझने की कोशिश करो कि मैं अपने मकसद में किस कदर सच्चा और साबित कदम था। मुझ पर ज़रा सा भी खौफ तारी नहीं था, वो सीखनी थी। लूसी ने बड़े शगुफ्ता लहजे में कहा, मैं होती तो देखती कि तुम किस तरह अपनी मर्दानगी और हैवानियत पर काबू रख सकते हो। अब आजमा कर देख लो, सगीर ने जिंदा दिली के लहजे में कहा। तुम जैसी लड़कियों के जाल में वो आते हैं जो इस जाल में आना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि मुन्नी ने मुझे लाहौर में अपने शीशे में उतार लिया था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह अपने आप में नहीं आया था। बात यह है लूसी, मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाता चला गया और अल्लाह इसके साथ साथ मुझे सिला देता रहा। मसलन दिलजीत कौर को तोहफे के तौर पर रात के लिए मेरे पास भेजा गया। मैंने इसे तोहफा न समझा और अपने आप को पत्थर बना लिया। अल्लाह ने यह सिला दिया कि मेरे फ़रार का रास्ता खुल गया। फिर जंगल में इस खूबसूरत लड़की ने हैवानों की तरह अपने आप को मेरे आगे रख दिया। मैंने अपने दिल को काबू में रखा। अल्लाह ने मुझे यह सिला दिया कि जंगल से पक्की सड़क तक पहुंचने का बंदोबस्त होगा, वरना वहाँ मुझे जीप कैसे मिल सकती थी।
फिर सड़क पर पहुंचते ही मुझे डॉक्टर रशीद और इसकी पार्टी मिल गई और मैं गाड़ी में सरहद के करीब जलंधरान पहुंचा। सगीर जब लूसी को ये सारी दास्तान सुना रहा था तो लूसी पर ऐसी कैफियत तारी हो गई जैसे वो अब सुन कम रही थी और सगीर की ज़ात में दिलचस्पी ज़्यादा ले रही थी। सगीर की ज़ुबान में चाशनी थी और वह असर अंगेज़ अंदाज से बात करने की महारत रखता था। लूसी को एहसास ही नहीं था कि कितना वक्त गुजर गया है और वो कहाँ और किस सूरत हाल में है। वो दिल में सगीर के लिए अपनायत सी महसूस करने लगी थी। अब मेरी सुनोगे? लूसी ने कहा। मैं अपनी ये हिस्ट्री ISI के डायरेक्टर जनरल को सुना चुकी हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ, सगीर ने कहा। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है मेरे आगे रख दो, मुझे अपना राजदार बना लो। अकेले सोच सोच कर अपने आप को अजियत में न डाले रखना। मैंने दिल की बात कह दी तो तुम नहीं मानोगे, लूसी ने कहा। तुम मुझ पर कभी एतबार नहीं करोगे क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किस कुमाश की लड़की हूँ। नहीं लूसी, सगीर ने कहा। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। जो भी दिल में आता है वो ज़ुबान पर ले आओ। तो मुझे कुछ और ही तरह अच्छे लगने लगे हो, लूसी ने लहजे में कुछ संजीदगी और कुछ शगुफ्तगी पैदा करते हुए कहा। लेकिन यूँ महसूस करती हूँ जैसे मैं ये बात वक़्त से बहुत पहले कह रही हूँ। तुम कह सकते हो कि ये चालाक लड़की उस्तादी खेल रही है क्योंकि ये मजबूर, बेबस और बेठिकाना है और अपने लिए पनाह चाह रही है। बात यह है सगीर, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। वो जो तुम्हें सुनाया है कि एक बूढ़े के साथ ब्याह दिया गया, तो मैंने पहले एक को और फिर दूसरे को दोस्त बनाया था। वो दिली या रूहानी मोहब्बत नहीं थी बल्कि जज्बाती और जिस्मानी तस्कीन वाली मोहब्बत थी। फिर तो मैं ऐसी फरेबकार हुई कि मोहब्बत के नाम से मुझे चिढ़ हो गई थी। बंदों को अपने जाल में लाकर इन्हें कठपुतलियों की तरह नचाने में मुझे अजीब सा लुत्फ़ हासिल होता था। लेकिन आज यूँ मालूम होता है जैसे मेरे अंदर एक और हिस्स बेदार हो गई है। इसकी तस्कीन सिर्फ तुम कर सकते हो और इस तस्कीन का जिस्म और हुस्न के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं सहारा ढूंढ रही हूँ। लूसी को हिचकी सी आई और इसने सर झुकाकर चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। इसका सारा जिस्म हल्के हल्के झटकों से हिल रहा था। वो सिसकियाँ और हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। सगीर इसके पास जा बैठा और अपना एक बाजू इसके कांधों पर रख लिया और दूसरा हाथ इसकी ठोड़ी के नीचे रखा और इसका चेहरा ऊपर उठाकर बहलाने लगा। लूसी कुछ देर आंसू बहाती रही और कुछ मुश्किल से ही अपने आप को काबू में लाई। मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ूंगा लूसी, सगीर ने कहा। मैं यही कह रहा था कि दिल में जो भी है वो मेरे आगे रख दो। तुमने अच्छा किया जो ये बात भी कह डाली और मैंने तुम्हें संभाल लिया। अभी हमें न जाने कितना अरसा इकट्ठे रहना है। मुझे अपना समझती रहो और बाकी रही बात मोहब्बत की तो इस पर कभी बात कर लेंगे। अभी मुझे समझने की कोशिश करो और ये कोशिश भी करो कि अपना आप मुझे समझा सको। कुछ देर बाद लूसी नॉर्मल हालत में आ गई थी। कोर्ट मार्शल से पहले एक कार्रवाई होती है जिसे समरी ऑफ एविडेंस कहते हैं। इसमें इस तगासा के चीदा गवाहों के बयान मुलजिम की मौजूदगी में लिए जाते हैं और मुलजिम को इजाज़त हासिल होती है कि वो इन पर जिरा करे और अपना बयान भी दे सकता है। इसे ये भी इजाज़त होती है कि जिरा ना करे और बयान भी ना दे और अपना यह हक कोर्ट मार्शल में इस्तेमाल करे। मेजर उस्मान को सरकारी तौर पर इतला दे दी गई थी कि इसका कोर्ट मार्शल होगा और फलां दिन इसे समरी ऑफ एविडेंस में पेश किया जाएगा। 3-4 दिनों बाद ये कार्रवाई शुरू हुई और मेजर उस्मान को इसमें शामिल किया गया। मेजर उस्मान ने न किसी गवाह पर जिरा की न बयान दिया और इस कानून से वाकिफ़ था। इस कार्रवाई की तकमील के बाद कागजात GHQ जाने लगे और वहाँ से जनरल कोर्ट मार्शल का हुक्म आना था। वाजदा भी लाहौर छावनी में इसी सरकारी बंगले में रहती थी जो मेजर उस्मान को मिला हुआ था। मेजर उस्मान का बाप पहले भी वाजदा के पास यह खबर लेकर आया था कि उस्मान को ISI ने गिरफ़्तार कर लिया है और वाजदा ने बड़ी दानिशमंदी से इसे मुतमईन करके टाल दिया था। अब उस्मान का बाप फिर आया। वाजदा ने फ़ौरन महसूस कर लिया कि इस शख्स का मिजाज उखड़ा हुआ है और ये कोई ख़ास ही बात करने आया है। वाजदा बेटी, उस्मान के बाप ने कहा, मैं जो बात सुनकर आया हूँ इस पर मुझे यकीन तो नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ बात करना ज़रूरी समझा और आ गया हूँ। वाजदा ने चौंक कर इसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। सुनो वाजदा, सुसन ने वाजदा से कहा, मैंने कहा था कि उस्मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तुमने मुझे झुटला दिया और कोई और ही बात कह दी थी, लेकिन अब मुझे सही इत्तला मिली है कि उस्मान का कोर्ट मार्शल हो रहा है। क्या तुम जानती हो? जानती हूँ चचा जान, वाजदा ने जवाब दिया। पहले मुझे भी अंधेरे में रखा गया था। अब सही इत्तला मिली है कि उस्मान का जासूसी के इल्ज़ाम में कोर्ट मार्शल हो रहा है। मेरा बेटा जासूस नहीं हो सकता। सुसल ने पुरजोश और तहुकमाना लहजे में कहा, मेरे मुजाहिद बेटे के ख़िलाफ़ किसी दुश्मन ने फड्डा बना दिया है। ये तो मैं देख लूँगा, लेकिन मुझे एक और ख़बर मिली है जिस पर मैं यकीन नहीं कर सकता। सिर्फ तुम मेरा शक रफ़ा कर सकती हो। वो ख़बर क्या है चचा जान? वाजदा ने कहा। सुना है तुम उस्मान के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल में गवाही दे रही हो। सुसल ने कहा, क्या किसी गैरतमंद ख़ानदान की बेटी अपने खामन के ख़िलाफ़ ऐसी हरकत कर सकती है?
कर सकती है चचा जान, वाजिदा ने कहा। अगर खामन बेगैरत और गद्दार हो जाए तो गैरतमंद बीवी इसे अपना खामन तस्लीम करने से इनकार कर देगी। मेरा बेटा बेगैरत और गद्दार नहीं हो सकता, सुसल ने कहा। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ तक सही है कि तुम और तुम्हारे दोनों भाई उस्मान के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। चचा जान, वाजिदा ने कहा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा कि मैं गवाही दूंगी या नहीं दूंगी या क्या करूंगी। तुम्हारा फैसला एक होना चाहिए, सुसल ने चौधरियों के लहजे में कहा। तुम उस्मान के खिलाफ गवाही नहीं दोगी। मत भूलो कि तुम मेरी बहू और मेरे बेटे की बीवी हो। तुम वो करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। अगर मैं आपका हुक्म मानने से इनकार कर दूं तो, वाजिदा ने कहा, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी बात पर लाऊंगा। सुसल ने बड़े रौब से कहा, मैं मालूम कर रहा हूं कि मेरे बेटे पर जासूसी का इल्ज़ाम किस तरह लगा है। फिर देखना मैं इस कोर्ट मार्शल करने वालों को किस अंजाम तक पहुंचाता हूं। मेरे कहर से बचो। ऐसी हरकत न कर बैठना कि एक झूठे मुकदमे में उस्मान के खिलाफ जा गवाही दो। वाजिदा पहले ही जली बैठी थी। इसकी तो अजदवाजी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई थी। उस्मान ने इसे धोखे दिए थे, वो किसी कीमत पर उस्मान को बख्शने पर तैयार नहीं थी। पाकिस्तान की अज़मत और मोहब्बत अलग थी, जो एक अलाव की तरह इसकी ज़ात में रोशन थी। चचा जान, वाजिदा ने बड़े तहम्मुल से कहा, आप कोर्ट मार्शल करने वालों को जिस अंजाम तक पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाएँ, लेकिन मैं आपका इस सिलसिले में कोई हुक्म नहीं मानूंगी। मैं आपको साफ बता देती हूँ कि उस्मान के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम गलत नहीं। वो हिंदू लड़की भी पकड़ी गई है जिसके साथ उस्मान मुझे और अपने बच्चों को धोखा देकर ऐशो इशरत करता रहा है। हिंदुस्तान से आई हुई इस लड़की ने हमारी इंटेलिजेंस को इकबाली बयान दे दिया है और उस्मान से सब पर्दे उठा दिए हैं। उस्मान इस हिंदू लड़की के साथ मुझे फ़रेब देता रहा है। मैं इसे माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन उस्मान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो गद्दारी की है और जो राज हमारे मुल्क और हमारे मज़हब के दुश्मन को दिए हैं वो भी सामने आ गए हैं। मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझसे किसी बड़े चौधरी की बेटी नहीं कि पाकिस्तान को अपने बाप की जागीर समझ लो, सुसल ने गुस्सीली आवाज़ में कहा। मैं भी पाकिस्तानी और घर बैठा पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहा हूँ। तुम जानती हो ये वज़ीर और असम्बलियों के मेंबर मेरे मुरीद हैं। मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस्मान के ख़िलाफ़ गवाही देने की जुर्रत न करना। मैं गवाही दूंगी, वाजिदा ने गुस्से के जवाब में गुस्से से कहा। उस्मान मेरा खामन नहीं है, वो काफरों का दोस्त है और काफरों के हाथों एक इस्लामी मुल्क की जड़ें काट रहा है। मैं मुसलमान की बेटी हूँ और इस्लाम मेरा मज़हब है। अगर आपको अपना बेटा अजीज़ है तो इसे छुड़ाने के लिए कोई और हीला करें। मुझसे ये तवक्का न रखें कि मैं इसके ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं खोलूँगी। मेजर उस्मान का बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठ खड़ा हुआ। इसने धमकियों की ज़ुबान में 2-4 और बातें कहीं और तेज़ी से बाहर निकल गया। वाजिदा ने उसी वक्त मेजर इम्तियाज़ को फ़ोन किया और इसे बताया कि उस्मान का बाप आया था और इसने क्या कहा और इसके जवाब में वाजिदा ने क्या कहा। मेजर इम्तियाज़, वाजिदा ने पूछा, क्या आप ये मालूम नहीं कर सकते कि उस्मान के मुतल्लिक ये बातें इसके बाप तक कौन पहुँचाता है? अब ये मालूम करने का कोई फ़ायदा भी नहीं, मेजर इम्तियाज़ ने कहा। मेजर उस्मान को सरकारी तौर पर बता दिया गया है कि इसका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है और वो अपनी सफाई का इंतज़ाम कर ले। अब इस कार्रवाई को छुपाया नहीं जा सकता, न इसे छुपाया जाएगा। कोर्ट मार्शल की इब्तदाई कार्रवाई हो चुकी है और GHQ के हुक्म का इंतज़ार है। आप गवाही देने के लिए तैयार रहें। वाजिदा ने मेजर समी और फिर कैप्टन आसिफ को फ़ोन पर बताया कि उस्मान का बाप क्या कह गया है। दोनों ने वाजिदा से कहा कि इसे अब बहुत ही मुहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि उस्मान के भाई और बाप मुजरमाना जहनीत के चौधरी हैं और इनका असर व रसूख बड़ी दूर तक है। ये किसी भी हद तक मुजरमाना कार्रवाई कर सकते हैं। वाजिदा ने ये बात सुनी तो ज़रा सी भी ना डरी, ना अपने ससुर की धमकियों को अहमियत दी। फिर वाजिदा ने अपने भाइयों को फ़ोन किया और इन्हें भी उस्मान के बाप के मुतालिक सारी बातें बताईं। दोनों भाइयों ने इसे मशवरा दिया कि वो क्वार्टर छोड़ दे और इनके पास आ जाए, लेकिन वाजिदा में कुछ ऐसी अखलाकी जुर्रत पैदा हो गई थी कि इसने भाइयों का ये मशवरा न माना और वहीं रहने का फ़ैसला सुना दिया। इसने कहा कि वो सच्ची है और इसकी नीयत नेक है, इसलिए कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाजिदा के पास मेजर उस्मान का बटमैन रहता था। मेजर उस्मान के केस के फैसले तक इसका ये बटमैन वाजिदा के पास रह सकता था। वाजिदा सिर्फ दिन को बटमैन को अपने साथ रखती थी और रात इसे बैरक में भेज देती। अगले रोज़ वाजिदा के दोनों भाई इसके यहाँ गए और इसी सिलसिले में बातें होती रहीं। फिर मेजर समी और कैप्टन आसिफ भी गए और ख़ासी देर वाजिदा के पास बैठे रहे। ये सब लोग ये खदशा महसूस करते थे कि उस्मान का बाप कोई ओछी हरकत न कर गुजरे, लेकिन वाजिदा इस ख़तरे को कबूल करती नहीं थी। अलबत्ता इसने उस्मान के बाप का चैलेंज कबूल कर लिया था। 7-8 दिन गुजर गए। एक रोज़ मेजर इम्तियाज़ वाजिदा के यहाँ आया और इसे बताया कि कोर्ट मार्शल की तारीख़ मुकर्रर हो गई है और तमाम गवाहों को रावलपिंडी पहुँचने के लिए इतला कर दी गई है। मेजर इम्तियाज़ इसे सरकारी तौर पर ही इतला देने आया था।
और इसे कोर्ट मार्शल की तारीख बता दी।